नमस्कार दोस्तों, लेट्स स्टडी टुगेदर पे आप सबका स्वागत है। आशा करता हूँ सभी स्वस्थ हैं एंड सभी के घर वाले भी स्वस्थ हैं। हमें अपना एक बार प्रण फिर से याद करना है कि हमें सरकार का हर हाल में अपना साथ निभाना है तथा जल्दी से जल्दी इस कोरोना महामारी को अपने देश से उखाड़ के फेंकना है तथा पूरे संपूर्ण विश्व से उखाड़ के फेंकना है। तो जब तक ज़रूरत नहीं हो तब तक घर से बाहर नहीं निकले, और जब भी बाहर निकलो तो अपने चेहरे पे मास्क लगा के निकलिए। तो आज हम देखेंगे 18 जुलाई 2020 के करंट अफेयर्स विथ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर। तो जैसे कि हम रोज़ चलते हैं, सबसे पहले मोटिवेशनल कोट की तरफ। तो आज की मोटिवेशनल कोट भी हमने थंबनेल पे लिखा है। इट इज इजी टू ब्रेक डाउन एंड डिस्ट्रॉय, द हीरो आर दोज हु मेक पीस एंड बिल्ड। ये बात कही गई थी जो नेल्सन मंडेला हैं, साउथ अफ्रीका के पूर्व राष्ट्रपति के द्वारा, कि ये बहुत आसान है कि आप किसी चीज़ को तोड़ दो और बर्बाद कर दो। असली हीरो वो होते हैं जो किसी चीज़ को बनाते हैं। तो दोस्तों, तोड़ने में ज़्यादा ताकत नहीं लगती है, आप हमेशा याद रखना। अगर किसी चीज़ को तोड़ते हो ना तो उसमें ताकत भी नहीं लगती, समय भी नहीं लगता। लेकिन हीरो वो होते हैं जो किसी चीज़ को बनाते हैं और शांति लेके आते हैं। ठीक है, शांति लाने का काम किसका होता है? हीरो का होता है। ठीक है, और वैसे ही बिल्ड बिल्ड करने का, अगर एक आप अच्छे समाज की तरफ चलोगे और अच्छे अपने आप को लीडर बनाना चाहते हो तो हमेशा किसी चीज़ को बनाओ, आगे आइए। तो तोड़ने में क्या जाता है? आपको पावर नहीं लगती है, आप एक डिक्टेटर होकर तोड़ सकते हो, लेकिन आप एक लीडर बन के बनाना सीखिए। तो आज है नेल्सन मंडेला इंटरनेशनल डे। तो हमने सोचा कि जो उनकी सोच है उन्हीं को लेके चलते हैं। तो आप भी याद कर लेना कि तोड़ने में और मरोड़ने में विश्वास कभी मत कीजिएगा, हमेशा नई चीज़ को बनाने में विश्वास कीजिएगा, जिससे समाज का हमेशा भला हो। हमें समाज का और देश का भला लेके ही चलना है। तो एक एक न्यूज़ देखते हैं आज की। आज है नेल्सन मंडेला डे 18 जुलाई को, जो कि फर्स्ट टाइम ऑब्जर्व किया गया था 18 जुलाई 2009 को। तो किस लिए मनाया जाता है? तो सबसे पहले हम नेल्सन मंडेला जी की लाइफ के बारे में देख लेते हैं। नेल्सन मंडेला वाज बोर्न ऑन ट्रांस्की साउथ अफ्रीका ऑन 18 जुलाई 1918। ये नेल्सन मंडेला जी ट्रांस्की में साउथ अफ्रीका में जन्म लिया था उन्होंने 18 जुलाई 1918 को। और जो वो एक एंटी अपार्थाइड एक्टिविस्ट है। आपको पता है अपार्थाइड क्या होता है? कि जब वो जन्म लिए थे ना, उस समय क्या होता है कि साउथ अफ्रीका में बहुत एक रेशियल दौर चल रहा था। मतलब रेशियल दौर मतलब वहाँ पे क्या, जो अफ्रीकन पीपल हैं और जो अंग्रेज हैं उनके बीच में बहुत ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन था, क्योंकि अंग्रेज वहाँ पे आके रहने लग गए थे और उन्होंने उसको एक कॉलोनी बना लिया था। तो मैक्सिमम जो माइनॉरिटी थी वो अंग्रेज पीपलों की थी, जो वाइट पीपल्स की थी। और वो क्या करते थे, जो साउथ अफ्रीकन थे, जो काले लोग थे वहाँ पे, उनको कहीं पे भी एंट्री नहीं देते थे और उन पे बहुत ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन करते थे, एक्सप्लॉइट करते थे। तो अपार्थाइड यही है कि जो रेशियल डिस्क्रिमिनेशन है उसको अपार्थाइड बोला जाता है, कि काले और गोरा का भेदभाव होता है ना, उसको अपार्थाइड बोला जाता है। तो उसको कम करने के लिए वो एक एक्टिविस्ट है कि ये नहीं होना चाहिए। इंसान इंसान होता है, चाहे काला हो चाहे गोरा हो। ठीक है, तो सभी में जान होती है। और इंसान की बात नहीं, मतलब अपार्थाइड तो इतना ही है, लेकिन हम मानते नहीं है कि जानवरों में भी जान होती है। ठीक है, तो इंसान इंसान होता है, उसमें कोई भेदभाव नहीं होता, काला और गोरा चमड़ी का कोई रंग नहीं होता। हमेशा इंसान की जान होती है, उसमें भी दिल होता है। ठीक है, तो जब उन्होंने ये एक्टिविटी निभाई अपना, और उन्होंने योगदान दिया, और उन्होंने अपार्थाइड के खिलाफ सरकारों में बोलना शुरू किया, उस समय जब कॉलोनी थी 1918 के बाद, जब वो बड़े होने के बाद, तो उनको क्या है, जेल में दे दिया गया 1963 में। और फिर रिलीज कब किया गया? 1990 में। वो 26 साल तक जेल में थे। तो दोस्तों, आप हमेशा याद रखो, अगर आपको चेंज करना है तो चेंज हमेशा सेकंडों में नहीं होता है। 26 साल की जेल एक मायने रखती है, आपको पता है। तो उन्होंने क्या, पीस, केवल पीस के माध्यम से सब कुछ चेंज कर दिया। साउथ अफ्रीका में पूरी स्थिति चेंज हो गई। 26 साल तक जेल में रहे वो बंदे, और जेल से निकलने के बाद भी वो अपार्थाइड के कंटिन्यू। लोग क्या क्या समय के बाद जब टूट जाते हैं ना, कुछ समय के बाद लोग टूटना शुरू कर देते हैं। कभी भी टूटना नहीं है समय के साथ। ठीक है, आपने कोई चीज़ को गोल बनाया है तो वो पा लीजिए, चाहे कुछ भी हो जाए, कभी भी उससे आपको टलना नहीं है। तभी वो गोल है। 26 साल तक जेल में, आप मानिए 2 साल में लोग बदल जाते हैं। वो 26 साल की जेल में रहने के बाद जब वापस रिलीज हुए, तो अपना जो रेशियल डिस्क्रिमिनेशन के खिलाफ जो उनकी स्ट्रगल थी वो वापस शुरू रही। और उन्हीं का यही इफोर्ट था कि जब वो साउथ अफ्रीका कॉलोनी रूल से निकला, तो उन्होंने क्या, जब इलेक्शन हुआ तो प्रेसिडेंट बने 1994 में।
मतलब जेल से निकलने के 4 साल बाद ही वो 3 साल 4 साल बाद में ही वो प्रेसिडेंट बन गए, मतलब इलेक्टेड प्रेसिडेंट बन, मतलब वहां से कॉलोनी का पावर हट गया, ब्रिटिश वहां से चला गया है। तो इसीलिए ये डे रिमेंबर किया जाता है कि जो मंडेला जी हैं उनके अचीवमेंट्स हैं उनके लिए, कि वर्किंग टुवर्ड्स रिजोल्यूशन डेमोक्रेसी, एक तो डेमोक्रेसी के लिए, ह्यूमन राइट्स के लिए, पीस एंड रिकॉन्सिलेशन। रिकॉन्सिलेशन है कहीं भी कोई दोस्तों के बीच में, अगर दो देशों के बीच में अगर कोई बात हो जाती है, किसी के बीच में देख लीजिए, हम क्या लड़ना शुरू कर देंगे? लड़ना ही एक मात्र उपाय नहीं होता, ठीक है। एक सुलह भी होती है, दो आपस में बैठ के बात कर लेंगे ना, तो आराम से उसका इलाज हो सकता है। तो इसके लिए उनको ये डे मनाया जाता है। और ये एक ग्लोबल कॉल भी है कि आप जो एक्शन करते हो ना, आप जो अच्छे काम करते हो, वो क्या है, आसपास के जो लोग हैं ना उनमें भी मतलब प्रशंसा होनी चाहिए फिर, कि उनके ऊपर इफेक्ट होना चाहिए, पॉजिटिव इफेक्ट, कि अगर आप कोई अच्छा काम कर रहे हो और उसका पॉजिटिव इफेक्ट जाएगा तो दूसरा भी अच्छा काम करना सोचेगा। तो थीम पूछी जा सकती है, इस बार की थीम क्या है? टेक एक्शन इंस्पायर चेंज, कि आप कदम बढ़ाइए और जो चेंज है उसको, जो आसपास में चेंज चेंज करना है उसकी तरफ भी कदम बढ़ा दीजिए, ठीक है। तो आप एक्शन शुरू करोगे तभी चेंज शुरू हो जाएगा। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, ये रिजोल्यूशन हुआ था यूएन में, मैंने बीच में कोमा दिया है, ऐसे दिया है, ये 46664 ये रिजोल्यूशन था, जो जो एच आई वी एड्स वगैरह जो बीमारियां हैं उनसे लड़ने के लिए यूएन में। लेकिन बाद में इसको और ब्रॉडर कर दिया गया और नेल्सन मंडेला इंटरनेशनल डे के रूप में इसको मनाया जाने लगा। अब क्यों 466 थे? नेल्सन मंडेला की जो कैदी नंबर होता है ना, वो नंबर था उस समय जब 1990 उसमें 63 में जब वो जेल में गए थे, तो 466 उनका कैदी नंबर था और 64 में वो उन पर ट्रायल हुआ था। तो ये उनका कैदी नंबर था, इसलिए उनको ये रिजोल्यूशन को भी 4666 को नेशनल मंडेला डे के रूप में मनाया जाने लग गया, ठीक है। ये तो केवल बताने के लिए। तो क्वेश्चन क्या आ सकता है? एक तो थीम ऑफ नेल्सन मंडेला 2020 आ सकता है, तो मैंने आपको इंपॉर्टेंट के लिए मैंने आपको रेड में कर दी है। और इससे बड़ा क्वेश्चन बन सकता है कि जो नेल्सन मंडेला जी हैं, एक तो ये आपको पता है जो आपके यूपीएससी एग्जाम के क्राइटेरिया में आ जाता है 18वीं सदी के बाद, है ना। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है, इनकी जीवन के बारे में पूछ सकते हैं। अपार्टheid जो इन्होंने एक्टिविटी बनाई, जो साउथ अफ्रीका में जो डिस्क्रिमिनेशन हुआ था उसके खिलाफ इन्होंने आवाज़ उठाई। और दूसरी बात 1918 के बाद देखना, तो इन्होंने क्या पीस को अपनाया है, अहिंसा को अपनाया था वहाँ पे, मतलब कोई क्रांति वांति नहीं हुई थी। और उस समय तक क्या है, गांधी जी वहां से आ चुके हैं। तो एक ये गांधी जी के आइडियाज है ना, थॉट्स पे भी बहुत ज्यादा विश्वास रखते थे, ठीक है। तो नेक्स्ट नेक्स्ट न्यूज देखते हैं। नेक्स्ट न्यूज है 18 जुलाई 1947 की है, इंडियाज इंडिपेंडेंस एक्ट 1947, उसको क्या है रॉयल असेंट मिल गया था और वो फोर्स में आ चुका था। तो रॉयल असेंट बताइए आपको, रॉयल मतलब वहाँ पे जो राजा होता है, ब्रिटिश में क्या होता है, राजा होता है, मोनार्ची की गवर्नमेंट है अभी भी। तो वहाँ पे यहाँ पे प्रेसिडेंट का होता है असेंट, वहाँ पे रॉयल असेंट होता है, मोनार्च का असेंट होता है, तो वो मिल गया था। और आज इंडिया का इंडिपेंडेंस एक्ट जो फोर्स में आ चुका था। तो एक्ट वाज यूनाइटेड किंगडम्स एक्ट ऑफ पार्लियामेंट, जो ये एक्ट ऑफ पार्लियामेंट था वहाँ के यूनाइटेड किंगडम का, जो कि ब्रिटिश इंडिया को दो डोमिनियन स्टेट में, इंडिया एंड पाकिस्तान में डिवाइड करता है। डोमिनियन स्टेट में मतलब जो फॉरेन हो गए, कम्युनिकेशन हो गया, डिफेंस का मैटर अभी तक ब्रिटेन के अंडर था, क्योंकि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन शुरू नहीं हुआ, कॉन्स्टिट्यूशन होने के बाद हम सोवरेन हो गए थे। पहले हम 26 जनवरी 1950 तक डोमिनियन थे, ठीक है। तो ये इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 क्या किसका इम्प्लीमेंटेशन था? कि 3 जून को, 1 जून को माउंटबेटन प्लान होना था दो देशों का। ये जो देख रहे हो आप, वेस्ट पाकिस्तान और बीच में इधर ईस्ट पाकिस्तान जो बांग्लादेश है अभी। तो ये जो इनको सेपरेट करने का प्लान बनाया गया था, ये माउंटबेटन प्लान के तहत बना था। तो ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है। पहले तो आपको प्रश्न पूछ देता हूँ, इंडिया इंडिपेंडेंस बिल गेट्स रॉयल असेंट ऑन विच डेट? तो कौन सी डेट में इनको रॉयल असेंट मिला? तो 18 जुलाई 1947 को। ये क्वेश्चन बन सकता है क्योंकि इंडिपेंडेंस से रिगार्डिंग बहुत ज्यादा है, रिगार्डिंग है इसलिए। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, ब्रिटिश इंडिया पार्टीशन प्लान वाज नोन एज? तो मैंने बताया 3 जून माउंटबेटन प्लान के तहत जो ब्रिटिश इंडिया का पार्टीशन हुआ था। नेक्स्ट न्यूज देखते हैं, ECOSOC, ठीक है, यूनाइटेड नेशंस इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। तो आपको बता दूं कि इम्पोर्टेंट क्यों है अभी, क्योंकि कल ही हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इसमें भाषण दिया था। और ये अभी जुलाई में क्या इसका सम्मेलन होता है। तो यू नो दैट कि ये एक हर्ट है किसका, यूनाइटेड नेशंस का। कि एडवांस जो ये यू वांट, थोड़ा सा गलत हो गया क्या बोल के लिखा था,
तो हैट है ये यूनाइटेड नेशंस के जो एडवांस यूएन के जो बॉडी है उसके एडवांस द 3 डायमेंशन ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट है उनकी गोल गोल के लिए ये हैट है एक तरह का। क्योंकि जो कौन कौन से सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है, जो इकोनॉमिक हो गए, सोशल हो गया और एनवायरमेंटल हो गया, ये 3 गोल है ना, इनके लिए ये एक हार्ट की तरह काम करता है। क्योंकि इकोनॉमी भी जरूरी है, सोचा जाता है कि जब सारे देश मिलके आपस में बात करेंगे, इकोनॉमी भी बात करेंगे तो इकोनॉमी बढ़ती है। अब सारे देश मिलके इनको एक एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कराता है। सारे देश मिलके सोशल जो रिलेशन वगैरह है, अगर उनके वो टाइज होंगे तो जो वार जैसी सिचुएशन है ना वो कम हो जाती है। ऐसे ही एनवायरमेंटल जो आज की दुनिया, आज के जो वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा जो मुद्दा है वो मैं एनवायरनमेंट को ही कहूँगा। क्योंकि एनवायरनमेंट सबसे ज़्यादा डिग्रेड हो रहा है, उसकी जगह बहुत ज़्यादा आपदाएं आ रही हैं। तो ये यूएन चार्टर है उसके द्वारा इस्टेब्लिश किया गया था 1945 में। ये इस्टेब्लिश किया था जब हमें ये यूएन बना था। और वन ऑफ द 6 मेन ऑर्गन, जो 6 मेन ऑर्गन है उनका एक भाग है। तो आप एक बार जाके देख लेना 6 और बचे हुए 5 ऑर्गन कौन कौन है, याद करना, ठीक है। तो इसका हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क यूएसए में है। और इसमें क्या होता है कि 4 वीक का सेशन होता है हर साल में, ठीक है। 4 वीक का सेशन जुलाई में होता है, तो अभी वो सेशन चल रहा है, वो 1998 से चालू है। और एक हाई लेवल पॉलिटिकल फोरम की मीटिंग होती है, वो भी जुलाई में ही होती है। जो कि मैं अभी बता रहा था, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भाषण दिया था। तो अगर मोदी जी ने भाषण दिया तो हाई लेवल पॉलिटिकल फोरम अभी चल रहा था, ठीक है। तो पर्सन क्या आ सकता है, फुल फॉर्म ऑफ ईसीओ एसओसी। तो ईसीओ एसओसी की फुल फॉर्म आ सकती है। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है यूएसए और इंडिया की स्ट्रेटजी एनर्जी पार्टनरशिप। मैं पहले ही बता देता हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान से पढ़ना और हो सके तो इसको पूरी को देखना आप। मैं जहाँ तक भी सारे पॉइंट लगभग कवर कर दूंगा, लेकिन फिर भी बहुत बड़ा है, तो एक बार सर्च मार के भी आप पूरा पढ़ लेना। जो स्ट्रेटजी एनर्जी पार्टनरशिप है, क्योंकि इस समय इंडिया और जो यूएसए के रिलेशन है बहुत हद तक बहुत अच्छे हैं। और दोनों में म्यूचुअल जो अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़्यादा है। और एनर्जी के लिहाज से तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्योंकि अभी जो युग आ रहा है वो एनर्जी का युग आ रहा है। सभी को क्या है, अपनी ऊर्जा बचानी है, ठीक है। और आगे तक ऊर्जा को, जो संसाधन ऊर्जा के संसाधन है उनको रोक के रखना है कि आगे की जो पीढ़ियों के लिए। तो अभी क्या है, यूएस सेक्रेटरी ऑफ एनर्जी डैन ब्रुसेलेटी एंड इंडियन मिनिस्टर ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस धर्मेंद्र प्रधान जी ने एक मीटिंग शेयर की है यूएस इंडिया स्ट्रेटेजिक एनर्जी पार्टनरशिप में। तो इसीलिए ये न्यूज़ में है। ये एस्टैब्लिश हुआ था अप्रैल 2018, 2018 में एस्टैब्लिश हुआ था। जो किसके डायरेक्शन में था, यूएस प्रेसिडेंट एंड प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया के डायरेक्शन में होता, टू रिकॉग्नाइज द स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस ऑफ एनर्जी। जो स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस एनर्जी बता रहा था, एनर्जी का इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है। टू यूएसए इंडिया बायलैटरल रिलेशन, जो इंडिया और अमेरिका के बायलैटरल रिलेशन के लिए। अब इस एससीपी के 4 पिलर्स हैं, ठीक है। तो हर पिलर को मैंने ग्रीन नहीं किया है, एक साथ ही बता दिया कि एससीपी के 4 पिलर हैं, ये इंपॉर्टेंट है। एक तो पावर एंड एनर्जी हो गया, तो इसकी एफिशिएंसी होगी। ऑयल एंड गैस हो गया, रिन्यूएबल एनर्जी हो गया, एंड सस्टेनेबल ग्रोथ हो गया। तो आप याद रख लेना, एससीपी जो स्ट्रेटेजिक एनर्जी पार्टनरशिप है 4 पिलर्स पे टिकी हुई है। पावर एंड एनर्जी एफिशिएंसी हो गया, ऑयल एंड गैस हो गया, रिन्यूएबल एनर्जी हो गया, सस्टेनेबल ग्रोथ हो गया। थ्रू दिस पिलर यूएस इंडिया इज वर्किंग ऑन स्ट्रेंथन एंड मॉडर्नाइजिंग द पावर ग्रिड, ठीक है। तो एक तो पावर, इन जो पिलर्स पे ऊपर किया, जो पावर ग्रिड है, बिजली की ग्रिड है, उसको मॉडर्नाइज करना है। और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ यूटिलाइजेशन ऑफ क्लीन अफोर्डेबल रिलायबल एनर्जी। क्लीन एनर्जी में कौन कौन सी आ जाती है, जो एक तो आ गई जो विंड मिल से जो पवन ऊर्जा हो गई वो हो गई, फिर सोलर ऊर्जा हो गई। इस पे इन पे काम करना है। क्योंकि हम कोयले को अगर लेके चलते रहेंगे, थर्मल एनर्जी को लेके चलते रहेंगे ना, तो फिर हमारा एनवायरनमेंट का जो मोटिव है वो साफ नहीं होगा। और ये जो जो रिन्यूएबल एनर्जी होती है, एक बार महंगी जरूर होती है, जो क्लीन एनर्जी है, लेकिन क्या है बहुत समय तक चलती है। जैसे सौर ऊर्जा हो गई, आपने एक बार देखें सूर्य का क्या है, वो तो आपको एनर्जी देता रहेगा। उसका तो ये नहीं ना कि आज वो जलेगा, ये क्या चलेगा, कोयला लाना है कुछ लाना है, तो सूरज हमेशा चलेगा। तो ये एनर्जी क्या होता है, बहुत ज़्यादा इम्पेक्ट करती है अपनी इकोनॉमी पे। तो बहुत लंबे समय तक इसका साथ रहेगा एनर्जी का। तो इसीलिए जो आजकल क्या है, हम जो पुराने जो परंपरागत जो स्रोत थे, जैसे कोयले वाले हो गए, उनको छोड़ के हम रिन्यूएबल स्रोतों की तरफ जो हमें जाना है, और हम धीरे धीरे कर रहे हैं। तो इसी में इंडिया और यूएसए का टाई बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आगे बताता हूँ किससे। तो क्या है,
also leading joint research and development through the USA partnership to advance clean energy research on smart grid and energy storage। अब क्या है, जैसे आपने एनर्जी बना लिया, अब आपकी एनर्जी एबुडेंट मात्रा में बन गई, तो उसको स्टोर करना भी बहुत जरूरी है, ठीक है। और स्मार्ट ग्रिड का कॉन्सेप्ट भी बहुत ज़्यादा, आपको थोड़ा सा बता देता हूँ कि स्मार्ट ग्रिड क्या है। जैसे हमारे पहले घरों में बिजली आती है तो पोल आते हैं, पोल से बिजली घर पर चल जाती है और हम कंज्यूम करते हैं, बात खत्म। लेकिन आजकल क्या धीरे धीरे लोग अपने घरों में क्या कर रहे हैं कि सोलर एनर्जी वाला जो सोलर प्लेट लगा रहे हैं। तो अब क्या है, आपके घर में अगर बिजली उधर से आ रही है और आपके पास घर में बिजली बन भी रही है और आपने इतनी कंज्यूम बिजली नहीं की और उससे एक्सेस में आपकी बिजली बन गई, तो क्या होगा, उस बिजली का कोई मतलब यूज नहीं रहेगा। तो आप क्या कर सकते हो, स्मार्ट जो ग्रिड बन गई है उससे क्या होता है कि जो बिजली आपके पास एक्सेस बनी है वो बिजली आप ग्रिड की तरफ भेज सकते हो। पहली बात होगी, पहले केवल वन वे था कि केवल बिजली आ सकती है, अभी क्या है कि आप बिजली वापस ग्रिड को बेच भी सकते हो। ऐसे स्मार्ट जो टेक्नोलॉजी लग जाएगी, आपसे बिजली ग्रिड की चली जाए। दूसरा क्या है कि स्मार्ट ग्रिड जैसे पोल लगे हुए हैं, आजकल हमें टेलीफोन के पोल अलग लगाने हैं, इंटरनेट के पोल अलग लगाने हैं, तो इससे क्या बहुत ज़्यादा खर्चा हो जाता है। और स्मार्ट ग्रिड के तहत क्या हो जाएगा कि आपने पोल बिजली के लगा दिए, उसी से आपको इंटरनेट की कनेक्टिविटी शुरू हो जाएगी, ठीक है, उसी से आपको इंटरनेट की कनेक्टिविटी मिल जाएगी वहाँ पे। तो ये एक स्मार्ट ग्रिड एक बहुत बड़ा प्रोग्राम है देखा जाए तो। और एनर्जी स्टोरेज, आपको क्या एनर्जी स्टोरेज वाला बताइए कि आपको ऐसी बैटरियां बनानी है, कैपेसिटी बनानी है जिससे आपकी एनर्जी स्टोरेज हो। तो एनर्जी स्टोरेज बिजली का ही नहीं है, एनर्जी स्टोरेज पेट्रोलियम का भी होता है, क्रूड ऑयल का भी है, वो भी एक तरह का एनर्जी के रूप में काम होता है। तो इंडिया और यूएसए क्या करना चाह रहे हैं अभी, इंडिया क्या कर रहा है, जो क्रूड ऑयल है उसको रिजर्व करना चाहता है। यूएसए में अभी ये स्टेटमेंट आया है धर्मेंद्र प्रधान जी का कि उससे बात हुई है जो अपने काउंटर पार्ट से, क्योंकि यूएसए के पास 714 मिलियन बैरल ऑयल स्टोरेज कैपेसिटी है, जबकि इंडिया के पास 5.33 मिलियन टन मतलब 38 मिलियन बैरल्स ही स्टोर करने की कैपेसिटी है। और जो 38 मिलियन है वो सोच लीजिए कि भारत की जो केवल 9.5 डेज, लगभग 9.5 दिन, 9 दिन और आधे दिन में हमारा वो सारा एनर्जी हम खत्म कर देंगे। तो उससे क्या नहीं, कुछ नहीं होता है। जब अगर कुछ क्राइसिस आती है वर्ल्ड में, अगर तेल आना बंद हो जाए तो हम क्या करेंगे, हमारी पूरी की पूरी जो इकोनॉमी है ना वो कोलेप्स कर जाएगी। अगर हमारा तेल आता है, जैसे जो ये हो गया वेस्ट जो एशियन कंट्रीज है वहाँ से तेल आता है, और वहाँ पे अगर आपको पता ही है सिचुएशन खराब रहती है, हर दूसरे दिन लड़ाई रहती है आपस में। अगर वहाँ से अगर तेल आना बंद हो जाए तो हमारे पास रिजर्व तो होना चाहिए ना कुछ दिन से, कहीं से और कहीं से लेके आए। तो इतना अपने पास 9.5 डेज का ही ओनली रिजर्व रहता है, इतनी अपनी कैपेसिटी है। तो अभी हम चाहते हैं कि यूएसए में क्रूड ऑयल को स्टोर करें ताकि हम वहाँ से फिर तेल लेके आ सकते हैं। तो क्वेश्चन आ सकता है, राइट शॉर्ट नोट ऑन इंडिया यूएसए स्ट्रेटेजिक एनर्जी पार्टनरशिप, ठीक है। तो लगभग 250 वर्ड्स के बारे में 250 वर्ड में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो आप आंसर राइटिंग लिखते रहना अपने आप, चाहे कमेंट बॉक्स में लिखो तो एक दूसरे का आप रिव्यू कर सकते हो, वरना आप क्वेश्चन अपने आप से जरूर लिखना, ठीक है। नेक्स्ट न्यूज है, एनवायरमेंट मिनिस्टर अप्रूव्ड जोनल मास्टर प्लान फॉर भागीरथी इको सेंसिटिव जोन, इट्स ए वे टू चार धाम प्रोजेक्ट, ठीक है। तो अभी क्या है, जोनल जो मास्टर प्लान है उसको भागीरथी इको सेंसिटिव जोन के लिए अभी अप्रूव कर दिया गया है, ठीक है। अभी इट्स ए क्लियर वे टू चार धाम प्रोजेक्ट। तो चार धाम प्रोजेक्ट आप देख लीजिए नीचे जो हमने है चार धाम प्रोजेक्ट बनाया बताया, तो इसको बताते हैं। इसमें क्या है, कंस्ट्रक्शन ऑफ 2 लेन एक्सप्रेस नेशनल हाईवे 2 वे। अब जैसे उत्तराखंड में है, आपको बता देता हूँ उत्तराखंड में तो 2 वे नेशनल हाईवे भी बहुत बड़ा होता है क्योंकि पहाड़ों पे बनता है, ठीक है। तो 2 वे नेशनल हाईवे बनना है जो कि कनेक्ट करेगा यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ एंड बद्रीनाथ। तो मैंने आपको ये जगह कम थी इसलिए मैंने इसको टेढ़ा कर दिया, लेकिन क्या है हमारे रास्ते में कहावत है, बाबा आना चाहिए चाहे किसी तरह से भी आए, कोई से भी रास्ते से आओ, कि ताऊ जी घर पे पहुंचने चाहिए तो रास्ता कोई भी हो। तो मैंने थोड़ा सा अरेंज कर दिया टेढ़ा। तो ये यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ को जोड़ने के लिए एक प्रोजेक्ट बनाया गया है। अब रीजन क्या था कि इतने दिन से पीछे पड़ा था, पहले सरकार किसी और की हुई होगी, ये 2012 से चल रहा है ये प्रोजेक्ट। तो इसके लिए क्या है, जनरल मास्टर प्लान बनाया था एक, है ना, जोनल मास्टर प्लान, जोनल है ये, जनरल आ जाता है। जोनल मास्टर प्लान बनाया था उत्तराखंड गवर्नमेंट ने, तो बेस्ड ऑन मैनेजिंग फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ एंड वाटर शेड इरिगेशन एनर्जी टूरिज्म के तहत। तो क्या हुआ था, वो अटका हुआ पड़ा था, ठीक है। तो एक दूसरे गवर्नमेंटों में टसन हुआ होगा तो वो अटका पड़ा था, लेकिन जब से चार धाम प्रोजेक्ट शुरू किया गया गवर्नमेंट के द्वारा,
तो 133 किलोमीटर की रोड है वो डिले पड़ी थी इस फॉरेस्ट क्लियरेंस के चलते, कि वो क्लियर नहीं हो पा रही थी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने एक अपॉइंट किया था हाई पावर कमेटी फॉर रिपोर्ट ऑफ डेवलपमेंट प्रोग्राम, की एक हाई पावर कमेटी बना दी गई थी डेवलपमेंट, ये यहाँ पे, ये अगर इस जोन में जो भागीरथी का इको सेंसिटिव जोन है वहाँ पे भी कोई भी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट होता है तो वहाँ से होके जाएगा। वहाँ पे कोई प्लान था नहीं, गवर्नमेंट का कोई भी प्लान नहीं था कि अगर हम इस एरिया को, अगर इसमें डेवलपमेंट प्रोग्राम करते हैं तो इसका क्या अलग यूज होगा, एनवायरनमेंट पे कैसे इम्पेक्ट होगा, इसका कोई प्लान नहीं था, तो वो अटका हुआ पड़ा था। अब क्या है, इसी के लिए जब ये चार धाम प्रोजेक्ट अटका ना, तो जो सरकार तुरंत जागी, क्योंकि जब आप पैसे रिलीज कर देते हो तो आप कॉन्ट्रैक्टर करेगा ना कि काम करने दो, कॉन्ट्रैक्ट के पास रुपए अटके पड़े होते हैं। तो गवर्नमेंट ने क्या किया है कि ये इको सेंसिटिव जोन है इसको अप्रूव कर दिया, जोनल मास्टर प्लान को अप्रूव कर दिया, ताकि ये 133 किलोमीटर की जो रोड अटकी हुई पड़ी है उस पर काम हो सके। इससे पहले क्या, एनवायरमेंटलिस्ट हैं उन्होंने भी अपोज किया था इस प्रोजेक्ट को कि ये इकोलॉजी है रीजन की उसको डिस्ट्रॉय कर देंगे। तो ये आपको भी पता है कि अगर कहीं से रोड जानी है तो इसमें आप जोनल, चाहे मास्टर प्लान अप्रूव करो, चाहे इको सेंसिटिव जोन का जो प्लान है वो अप्रूव करो कि ये काम करेगा आपका, जो इसमें लिखा है ना, टूरिज्म को, फॉरेस्ट लाइफ को मैनेज करेगा, वाइल्ड लाइफ को मैनेज करेगा, कुछ भी कर लीजिए, ये इको सिस्टम पे तो इफेक्ट पड़ना ही पड़ना है। आपको भी पता है अगर डेवलपमेंट वहाँ होना है तो आप कोई भी जोनल प्लान, यहाँ से पेड़ उखाड़ के मैं दूसरी जगह लगाऊंगा, लेकिन एक जो जंगल होता है ना उसको काट के आप दूसरी जगह लगाने में बहुत समय लगता है। एक जंगल वो चीज़ होती है जो अपने आप उगता है, ये नहीं कि मैंने पेड़ काटे और दूसरी जगह लगा दिए, एक तो उनको होने में बहुत टाइम लगेगा, और वो जो ग्रोथ है वो वहाँ पे आप नहीं ला सकते, ठीक है। तो एक क्वेश्चन नॉर्मल आ सकता है, जो चार धाम प्रोजेक्ट है कनेक्ट्स द प्लेसेज, कहाँ कौन से प्रोजेक्ट कौन से प्लेसेज को जोड़ता है। और हाँ, एक इम्पोर्टेंट और आ गया, अभी अभी इंडिया में क्या है, जो एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेस है उसको भी डाइल्यूट कर दिया गया है, कि जो प्रोजेक्ट वगैरह हैं आप एस्टाब्लिश कर लीजिए, बाद में एनवायरमेंट क्लियरेंस लेते रहेंगे। तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन भी आ सकता है। और ये ऊपर से भारतीय इकोसिस्टम की जोन है इसको भी अप्रूव कर दिया है, जो जोनल मास्टर प्लान है उत्तराखंड का इसका भी अप्रूव कर दिया है। तो इससे आपसे बड़ा क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि जो एनवायरमेंट के इम्पेक्ट को हम एक तरफ तो बोल रहे हैं, पेरिस क्लाइमेट चेंज पे हमने डील को साइन किया था कि हम इतनी जल्दी से जल्दी हम कार्बन एमिशन को कम करेंगे, एनवायरमेंट फ्रेंडली हो जाएंगे। अब दूसरे से आपके जो काम लग रहे हैं कि ईआईए हो गया, एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेस हो गया, उसको डाइल्यूट कर रहे हो। जो चार धाम जैसे प्रोजेक्ट हैं उसके लिए आपने जोनल मास्टर प्लान को अप्रूव कर दिया, भागीरथी इकोसिस्टम सेंसिटिव जोन को अप्रूव कर दिया। तो पेरिस क्लाइमेट चेंज किस तरह, मतलब एक आपको हास्यात्मक नहीं लग रहा आपका जो स्टेटमेंट है, तो ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है। नेक्स्ट है यूवी सिस्टम फॉर बगेज स्कैन, ठीक है, डिसइंफेक्शन डेवलप एक यूनिट ये जो है ऐसी डेवलप की गई है। आपको देखते हो कि आप रेलवे स्टेशन पे जाते हो, एयरपोर्ट पे जाते हो, तो आप, क्या एयरपोर्ट पे तो नहीं देखा होगा, लेकिन एयरपोर्ट पे अपने आप करते हो, ठीक है। तो जाते हो तो ये एक डिसइंफेक्शन एक यूनिट बनाई गई है, ठीक है। तो आपने यहाँ पे सामान डाला, ये अंदर से जाती है तो आपका सामान भी स्कैन हो जाएगा, साथ के साथ में जो कोरोना वायरस के चलते जो जी वायरस है वो भी अपने आप खत्म हो जाएंगे, ठीक है। ये यूवी बेस्ड सिस्टम है इसलिए। तो ये किसने द्वारा बनाई गई, इंटरनेशनल एडवांस रिसर्च सेंटर फॉर पाउडर मेट्रोलॉजी एंड न्यू मटेरियल्स एंड वेदांता टेक्नोलॉजी नोएडा के तहत बनाई गई है। तो साहब ARCI अभी बहुत ही अच्छे मूड में है, वो लगातार अपने क्या बना रही है, इन्वेंशन करती जा रही है। कल ही हमने न्यूज़ देखी थी, क्या बनाया था आपको पता होगा कुछ, एक सुपर कैपेसिटर बनाया था। तो लगभग लग रहा है इस बार से 1% तो ये अपना आप यूपीएससी में लेके रहेगी, 1% तो ARCI के नाम से आएगा ही आएगा, ठीक है। तो इसका स्कैनर का नाम क्या है, कीर्ति स्कैन यूवी बगेज, ठीक है, इंस्पेक्शन सिस्टम है, कीर्ति स्कैन यूवी बगेज इंस्पेक्शन सिस्टम इसका नाम है। और ये कहाँ पर, रेलवे स्टेशन हो गए, एयरपोर्ट हो गया, और जहाँ भी आपको लगता है सिक्योरिटी कंसर्न है वहाँ पे ये स्कैनर लगाए जाएंगे। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कीर्ति स्कैन जो एक स्कैनर बनाया गया है किसके द्वारा डेवलप किया गया है, तो किसके द्वारा किया गया है, ARCI इंडियन एडवांस इंटरनेशनल एडवांस रिसर्च सेंटर एंड वेदांता टेक्नोलॉजी नोएडा के द्वारा डेवलप किया गया है। नेक्स्ट न्यूज है सोलर ऑर्बिटर सेंड्स फर्स्ट क्लोजेस्ट पिक्चर ऑफ सन। जो सोलर ऑर्बिटर है उसने पहली अपनी जो क्लोज पिक्चर है सन की वो भेजी है अभी। अब ये सोलर ऑर्बिटर क्या है, जो साहब ने सन की जो फोटो भेजी है, सूर्य की देवता की फोटो भेजी है, वो है एक इंटरनेशनल कोलेब्रेशन है जो सारा यूरोपियन स्पेस एजेंसी और नासा के बीच में, कि हमें सूर्य देव के पास जाना है, उनकी फोटो लेना है तथा उनके बारे में देखना है कि हे महाराज आपके अंदर यहाँ पे क्या क्या होता है, ठीक है। तो इंटेंडेड टू परफॉर्म डिटेल मेजरमेंट ऑफ इनर हेलियोस्फीयर,
जो उनका इनर हेलियोस्फीयर है उसको, उसका मेजरमेंट लेना है, उसके डिटेल में हमें जानकारी लेनी है। तथा नासकंड सोलर विंड, जो सोलर विंड्स हैं उसके बारे में हमें जानना है। सोलर विंड्स क्या होती है, वहाँ पे क्या अंदर लगातार क्या होते हैं, बबल्स टाइप के जो गैस होते हैं वो उड़ती रहती हैं, और वो सोलर इवेंट इतनी इम्पैक्ट, इतनी पावरफुल होती है कि उनकी जो जो शोक है वो यहाँ तक भी आता है, मतलब धरती तक भी पहुँच जाता है। आपने बहुत बार सुना होगा कि कुछ ऐसी जगह पुराना टाइम पे हुआ है कि वहाँ पे लाइट वाइट सिस्टम सब कुछ टूट गया था, तो इनका इम्पैक्ट धरती तक होता है। तो क्वेश्चन क्या आ सकता है, सोलर ऑर्बिटर मिशन ऑफ विच स्पेस एजेंसी, कौन सी स्पेस एजेंसियों का ये सोलर ऑर्बिटर मिशन एक मिशन है, तो बताया यूरोपियन स्पेस एजेंसी एंड नासा का है। ठीक है, एक है ऑटोनोमस इलेक्ट्रिकल फेरीज टू बी बिल्ट बाय कोचिन शिपयार्ड। तो ये इलेक्ट्रिकल शिप हमने देखा है कि जो शिप फेरी होती है, मतलब जो नदी के एक किनारे से दूसरे किनारे तक ले जाने के लिए फेरी यूज होती है, तो मैक्सिमम क्या होती है, डीजल से चलती हैं। तो वो भी एक तरह का एनवायरमेंट पोल्यूशन का ही काम होता है, अगर डीजल से हम, अगर इसे क्रूड ऑयल से चलाते हैं। तो अभी क्या है, इलेक्ट्रिकल फेरी जो है वो बनाई जा रही हैं, तो आपको पता है कि इससे एनवायरमेंट पे अच्छा इफेक्ट होगा, मतलब पोल्यूट नहीं करेंगे। तो ये किसके द्वारा बनाई गई है कि कॉन्टेक्ट बिटवीन, कॉन्टेक्ट हुआ है कोचिन शिपयार्ड के द्वारा, और जो ए एस के ओ मेरी टाइम ए एस सब्सिडरी है, एक नॉर्गस ग्रुप वन ए एस है, नॉर्वे की एक कंपनी है, उसके बीच में एक कॉन्टेक्ट हुआ है, तो यहाँ पे बनेंगी कोचिन शिपयार्ड में। तो इनका एम क्या है, टू डेवलप ए इमिशन है, ठीक है, इमिशन फ्री ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स अक्रॉस द ओस्लो फिजोर्ड। ठीक है, तो ओस्लो फिजोर्ड देख लीजिए कहाँ पे है, ये जो नॉर्वे है और स्वीडन है इसके बीच में स्टार पे ओस्लो है ना, ये एक छोटा सा समुद्र का अंदर अंदर दसा हुआ भाग है कि अंदर तक ये नॉर्वे में है। तो वहाँ पे एक किनारे से दूसरे किनारे तक सामान ले जाने के लिए, ट्रांसपोर्ट करने के लिए ये फेरी यूज में आ जाएंगी। तो ये एक अच्छा स्टेप है कि जो जो अपना पुरानी जो डीजल आउंड हो गई और पेट्रोलियम पावर जो फेरीज हैं वो कम यूज होगा, जिससे जो नॉइस पोल्यूशन भी कम होगा। तो वहाँ के अगर नदी में, समुद्र में कुछ जो जीव जंतु रहते हैं उनके लिए भी ये, मतलब नॉइस पोल्यूशन नहीं हो रहा, उनके लिए भी अच्छी बात है। अगर कहीं ऑयल स्पिल हो जाता है, क्योंकि आपको पता ही है ऑयल वाले में ऑयल निकलना ये रहता ही है, तो ये इकोसिस्टम के लिए बहुत ही अच्छी चीज़ है। जो और साधन भी आजकल के आ रहे हैं, जो इलेक्ट्रिकल साधन आ रहे हैं जिससे एमिशन नहीं होगा। तो आज की न्यूज़ के लिए इतना ही। आप इसका पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो skventure.blogspot.com पे। ये राइट साइड में दोनों मेरे ही जो थंबनेल हैं, जो लेफ्ट साइड में दो आ रहे हैं, जो दोनों वीडियो हैं, जो आप अगर कोई वीडियो छूट गया हो, क्योंकि मैं देखो आपका ज़्यादा समय लेता नहीं हूँ, और जो पॉइंट टू पॉइंट बात करता हूँ, और मेरा आपसे राम राम करके, जय माता दी, कोई भी भगवान हो गया उससे करके विदा ले लेता हूँ, जय हिंद जय भारत करके विदा ले लेता हूँ, क्योंकि आपका समय बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और दूसरी बात, आज की रेस है, जो हुसैन बोल्ट की रेस है, देखा जाए तो एक एक नंबर बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो आप आज में आप क्या करोगे कि और भी बहुत अच्छे अच्छे चैनल बना रखे हैं, लोगों को अच्छे अच्छे पढ़ाते हैं, लेकिन क्या अगर एक भी किसी के हाथ से ये कोई क्वेश्चन छूट गया है, तो आज की जनता के, आज के बच्चों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है कि 1% भी नहीं छूटना चाहिए, क्योंकि 1-1% मायने रखता है जब एग्जाम में सिलेक्शन होने के लिए। तो क्या मैं वीडियो बनाता हूँ पूरी न्यूज़ सर्च करके कि अगर किसी से छूट गया हो वो पर्सन, तो मैं कवर कर लूँ, अगर मेरे से कोई छूट गया हो तो दूसरा कवर कर ले। और अगर दोनों ने बना भी दिया, किसी दूसरे ने और मैंने भी बना दिया है, तो उसमें क्या होता है कि आपका एक बार रिवीजन हो जाता है। ठीक है, तो ये पीछे जो लेफ्ट साइड में जो दो फ्लिक कर रहे हैं, ये कल की न्यूज़, पुरानी न्यूज़ है, और इधर तो मेरा ये थंबनेल है, ठीक है, लोगो है। तो आज की न्यूज़ के लिए इतना ही। आप फिर भी मैं बता रहा हूँ कि skventure.blogspot.com पे इसका पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो।